केते सुखद थिला तो प्रश्न करियो नै अप्रासंगिक केते संघर्षपूर्ण थिला आमे निजे जानी अनेक मनरे थिला एक पछटे कि थिबो ना नले एमती गोटे पत्रिका 10 वर्ष केमते माने चले जो माने प्रथमे जेते जेते आशंका सब करिथिले जेते प्रकार भावना रखिथिले पर से माने निजे स्पष्ट हेले जे गोटे विकल्प पत्रिका चलैबा पई खाली स्वप्न देखिले हेबनी तापाई निर्दिष्ट योजना मध्य କରିବାକୁ पड़िबो और दृढ़ संकल्प करके आगे नेବାକୁ पड़िबो। आमे विभिन्न रणनीति माध्यम आज एजे आसिक पहुंची पारिछु तार सर्वश्रेष्ठ श्रेय जीव समदृष्टिर लेखक मान समदृष्टि जदि आज गोटे स्तर में पहुंची ताले समदृष्टिर लेखक माने ताको नहीं पहुंची समदृष्टिर शुभेच्छा समदृष्टिर इति शुभाकांक्षी अच्छी ସେଇଟା ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଭବ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଗୋଟେ ସମୂହ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ସେ ସମୂହ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୁଗ ଏମିତି ହେଲାଣି ଏଥିରେ କାହାକୁ କିଛି କହି ହେଉନି ଏଇ ସବୁ ବାହାନା ନେବାର ଅବସର ବା ବିଳାସ ସେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। से आशा टी को बचे रखा आम प्रयास कर समदृष्टि सहित समदृष्टि टेलीविजन कार्यक्रम भी आम जोड़िलु वीडियो मैगजीन माध्यम किसी रेवेन्सा विश्वविद्यालय छात्र छात्री अनुरोध क्रमे आम देखु मध्यांतर गोटे वीडियो मैगजीन चलला से आपण आछंती से हमर सौभाग्य आपण दया करी ए संकट उन्मोचन करिवे तळे ही करिवे आपण ऊपर आसे नहीं मत परिवार भितर आग्रह मत नहीं परिवार भितर रहा भल लगुच वर्तमान अध्यापक किशोर नायक महोदय से कहबे डॉक्टर वीरेंद्र नायक जे लेखक से आगु मना कर देथिले जे मते अधिकारी सभार श्रीमती
वृंदा वृंदा ग्रोवर महोदय এবং এই সভার উপস্থিত হইবা ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୁତିବୃନ୍ଦଗଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ କହିବାକୁ ସାହସ ବି କରୁଛି। এই মঞ্চরে বহুত বিদ্বান সেମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରିବେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କହିପାରିବି ସେ ଦୁଃସାହସ ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେ ବା ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରେ ସେଇ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରେ ବା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ସେ ସମଦୃଷ୍ଟି ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖାପଢା ବିଶେଷ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମଦୃଷ୍ଟି ପତ୍ରିକା এবং সমদৃষ্টি সাগরে যোড়ি হইଥିବା সুধীর ভাই এবং অন্যান্য বন্ধুগণ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କିଛି ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ସମଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ଭଳିଆ କାମ ଏଟା ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ସମଦୃଷ୍ଟି ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ମୋତେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କିଛି କହିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୌରବର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। प्रोफेसर वीरेंद्र नायकर जो बहीर समीक्षा कथा कहवा मत कहुई प्रथमतः कही रखे प्रोफेसर वीरेंद्र नायक लेखार समीक्षा कर माने दुस्साहस को बोध करि ना। कारण प्रोफेसर वीरेंद्र नायक लेखा जो स्तर लेखा से लिखती जो प्रश्न पचारती से विभिन्न लेखार मौलिक प्रश्न पचारती মানে আমি ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ପଢିଛି ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ 6ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ସଂକଳନରେ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲେଖାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେଟା ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଲେଖାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। तो प्रोफेसर नायक लेखा बाहर पूर्व जो लेखा मैंने बाहर से लेखा मैंने आम पढ़ीचु किंतु से लेखा पढ़ला बेले आपको से मौलिक प्रश्न मान आम मुंड को माने पशु आम पढ़ुलु पढ़ी आम भाई विचारटा माने आम टे माने भल करके जानी पारतु कि कथाटा कौन किंतु जितेबाला से प्रसंग प्रोफेसर वीरेंद्र नायक लेखाटा आम पढ़ू प्रबंध पढ़ू और से जो प्रश्न से उठाती सेटा लगे यहाँ यथार्थ प्रश्न यहाँ ही ठीक प्रश्न यहाँ ही कथाटा को बुझापी ठीक माने विचार ठीक दृष्टिकोण। तो मुझे अनेक थर प्रोफेसर वीरेंद्र नायक लेखा अनेक लेखा पढ़ी
गोटे उक्त पक्षरे कहबी जे सार माने मो सम्मुखरे बसिचंती मु ताको मुहरे कहबाटा ठीक नुह माने सेटा अनथा प्रशंसा बळे हे जीवो मु उक्त पक्षरे कहबी जे ओडिसा रे जो केते जण बुद्धिजीवी जो माने कि घटना को ठीक कर बुझती और मौलिक प्रश्न उठेबारे से सिद्ध हस्त से मध्य प्रोफेसर नायक जड़े एवं जिते आम गोटे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बा गोटे बौद्धिक परंपरार आम आलोचना जदि गोटे लेखा पाठक मनरे प्रश्न सृष्टि करि पार नुआ प्रश्न सब सृष्टि करि पार माने गोटे विचार उपरे प्रश्न विचार जो प्रश्न रही उत्तर देवा सहित गोटे नुआ प्रश्न जदि से उठे पार ना ताने बौद्धिक परंपरा से जगह माने व्याघात हुए व्याहत हुए किंतु प्रोफेसर वीरेंद्र नायक सब लेखा प्राय माने से परंपरा को जारी मोर गोटे मन पड़ुଛି बडरान प्रसाद गोटे कथा कहते से कहते जे जहाँ जमिति अच्छी ताकू ग्रहण करि नेबा ही सर्वप्रथम माने आवश्यकता माने गोटे कहती माने माने बौद्धिक परंपरा प्रथम आवश्यकता होची जहाँ जोटा अच्छी ताकू प्रथम ग्रहण करबा दरकार सेटा जते से शब्द जते विकट हो पारे शब्द जते कट हो पारे एवं प्रोफेसर वीरेंद्र नायक सी परंपरा सामूहिक भाव जो आम देखा प्रोफेसर वीरेंद्र नायक कहीं लेखती समदृष्टि पत्रिकार गुणाधिक अधिकांश लेखा विचार लेखा कौन लेखा मान सब बाहर समदृष्टि पत्रिका कहीं बाहर एवं समदृष्टि पत्रिका सागर जोड़ी विभिन्न लेखक को खाइबा को मिलुथबो समस्त को पिखो मिलुथबो समस्त को पढ़िबा को घर मिलुथबो एवं समस्त को सम्मान रो सहित बंचिबा को सुयोग मिलुथबो एवं दुखर विषय आमे सेई लक्ष्य रो बहुत दूर रे गछु एवं गोटे विकट परिस्थिति दे आमे वर्तमान गति करू दुईटी भारत आमे देखु गोटे भारत में सब अच्छी गोटे भारत में नाही नाही भारत में सेठी ना पानी अच्छी ना खाइबा को अच्छी ना वस्त्र अच्छी ना स्वप्न अच्छी ना आग को देखा भविष्य को देखा आग्रह भी अच्छी और मन पड़ुଛି माइकल सैंडल जड़े बुद्धिजीवी से कहते जे आज जो समय बचुଛୁ ये समय सब बड़ माने टंकार जो सब बड़ इम्पोर्टेंस माने सब बेसी गुरुत्वपूर्ण है वर्तमान टंका पैसा अर्थ ये अर्थ कबलित जगत रे से कहते जो टंका तो निहाती दरकार जो टंका अत्यावश्यक वस्तु क्रय करने व्यवहृत हम ताहले तो किसी असुविधा खाद्य टंका लगे वस्त्र टंका लगे किंतु जो मनुष्यर विलास टंका मनुष्यर विलास किणा टंका व्यवहार करते लोकों मत को किणवा टंका व्यवहार कर स्वास्थ्य को किणवा स्वास्थ्य सेवा करने टंका व्यवहार करते शिक्षा किणवा टंका व्यवहार कर समाज यही स्तर को चली आसे से डिग्निफाइड मनुष्य कथा कौन मनीष साधारण मनीष स्तर किसी परिमाण में साहित्यक मैंने बुद्धिजीवी मैंने जो समाज स्थिति को किसी बुद्धिजीवी कहते स्ट्रक्चरल वायरस ढांचागत हिंसा बोली कहते महाश्वेता देवी बढ़िया गीता कहती ढांचागत हिंसा
एमती होची यार परिणाम कौन यार कॉन्सिक्वेंस धीरे धीरे आप देखो माने एरिक फ्रॉम जड़े आउ जड़े विचारक एरिक फ्रॉम कहते जे मनीषर गोटे थिंगाइजेशन ऑफ मैट गोटे वर्ड कहते थिंगाइजेशन मनीष धीरे धीरे गोटे थिंगाइज मनीष को गोटे थिंगाइज करा मैन इज टर्निंग टू बी ए थिंग बा मनीष को धीरे धीरे गोटे माने गोटे थिंग बा गोटे जिनिस रे परिवर्तित करा एवं जेतबेले मनीष थिंग रे परिणत हो जाए वस्तु रे परिणत हो जाए सेतबेले मनीषर समस्त प्रकार संवेदनशीलता ता भीतर आवेग ता भीतर स्नेह गोटे मनीष प्रति आ गोटे मनीषर जो दुर्बलता जो स्नेह जो कातरता এটা धीरे धीरे नष्ट हो जाए एवं गोटे घरे थे भी गोटे कांथ लाइक थे गोटे मनीष सागर आ गोटे मनीष संपर्क रहे तेणु आप देखु आज तारीख में समस्त पाखे लैपटॉप अच्छी समस्त पाखे एंड्रॉइड मोबाइल फोन अच्छी किंतु आज बाप पुअर नुह भाई भाईर नुह बंधु बंधुर नुह समस्ते निजे निजे निजर जीवन गोटे निजर दुनिया बचुंट गोटे प्रकार एलिनेशन गोटे प्रकार माने समस्ते समस्त सागर छड़ा छेड़ी गोटे जीवन गाड़ी सागर गाड़ी गोटे पुअर तेणु ये परिस्थिति को मैंने या बदलवा स्वप्न देखिए वास्तवता स्वप्न धीरे धीरे मरी जाते स्वप्न देखबार सामर्थ्य से लोक तेणु एक सीमित समय भितर अधिक कौन करेंगे आशा मरी जाए आशा एवं भी अच्छी किसी लोक विभिन्न पृथ्वीर विभिन्न कोण किसी लोक स्वप्न देखुं या परिवर्तन करने स्वप्न देखुं नुआ जगत सृष्टि नुआ जगत या स्वप्न देखुं सब मनीष को केमी मर्यादार सहित बचवा सुजोग मिल समस्ते खाइबे समस्ते पिंधे समस्ते मुंड टी चलिए तार स्वप्न यही स्वप्न देखा भर सर्वाग्रे रही से मनीष मैंने जो मैंने आज हाथ में कागज कलम कर तो जानते कागज कलम मुझे लिखी किसी हम ना मु नीति निर्धारक नुहे नीति को बदल दे पारे ना बहुत बड़ बड़ शक्ति सामने मोर कागज कलम ये दी अक्षर लिखिले कौन पाब जानती तथापि से लिखती एमती लिखा भितर एमती बुंदाए बुंदाए जल जमी गोटे समुद्र सृष्टि करे सेमती यही लिखा भितर से समाज को बदलवा स्वप्न देखुं मु भावुँ समदृष्टि सेमती गोटे जल संग्रह कर मनीषर सर्वाध आवश्यकता पूरण करने सम्मान सहित बचापी मनीष जो जगत दरकार जो जगत टी सृष्टि हवा दरकार से कार्य करी भितर प्रोफेसर परेन्द्र नायक वीरेन्द्र नायक व्यक्ति स्रष्टा से पढ़ी सीईओ सूत्र विशेष किसी कह ना गोटे कथा केवल कही मोर आज समाप्त करी चारोटी प्रश्न विषय मुझे आप चिंता करेंगे ये प्रश्नटा मोर प्रश्न स्वराज गांधीजी स्वयं प्रश्न उठे प्रश्न गोटे जो वाक्य को आधार करके प्रोफेसर अकिल बिलग्रामी कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाती गांधी गांधी विचार जड़े से भल स्कलार से गोटे प्रबंध लिखिते से कहते जे केबे मनीष जाने ना केबे मनीष प्रकृति प्राकृतिक संबल हिसाब से माने परिवर्तित करता प्रकृति को प्राकृतिक संपद बोली विचार करने आरंभ कला केबे मनीष गोटे
गोटे साधारण मनीष को सिटीजन बा नागरिक भाव में ग्रहण करवाटा आरंभ करता केबे मनीष पुणी निजर ज्ञान बचिवा व्यवहार करने व्यवहार करने परिवर्ते ये जगतटा को चिड़वा जगतटा को भोग करने व्यवहार करने आरंभ करता एवं केबे मनीष तार निजर बुद्धिमत्ता तार ज्ञान को तार जो टेक्नोलोजी तार जो ज्ञान तार भर जो ज्ञान अच्छे से ज्ञान को ये जगत को ध्वंस करने व्यवहार करने आरंभ करता यहाँ हूँ मौलिक प्रश्न एवं ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजा दरकार विशेष कहे ना आपण मैंने समय पर्यंत मत धैर्य सहित शुणुवे पुणी थे कही ओडार गोटे पात अंचल छोट गाँव आसी जब आप बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा समझने की वो इसलिए मुख्यमंत्री बन गए, हम आपके दोस्त बन गए। तो सबसे पहले कहूँगी कि ये बहुत बड़ा सम्मान है। यहाँ जो रूम में लोग बैठे हैं, आप लोगों ने प्रेरणा दी है हम लोगों को संघर्ष करने की, आंदोलन में जाने की, ये काम करने की। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए आप लोगों के सामने बोलना एक बहुत बड़ा सम्मान है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथी भी बैठे हैं जिनके साथ काम करते करते हम लोगों में दोस्ती बन गई है। अलग अलग संघर्ष में उनके साथ थोड़ा बहुत जुड़ी हूँ मैं, इसलिए यहाँ के आंदोलनों से थोड़ी बहुत समझ है। मेरा मानना है कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। समदृष्टि के 10 साल पूरा होना कोई साधारण दिन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आज के माहौल में इस तरह की पब्लिकेशन सिर्फ निकालना ही नहीं, उसको 10 साल के लिए चलाना और उसकी जो नींव डाली थी उससे बिल्कुल नहीं भटकना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आज की तारीख में हम लोग कई बार कोशिश करते हैं मगर आगे नहीं लेके जा सकते। आप सब लोग जिन्होंने समदृष्टि को चलाया है, जिन्होंने समदृष्टि में लेख लिखे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक कि इस तरह का एक हौसला वो देखकर हम लोगों का भी बढ़ता है कि हम लोग ये अगर कुछ ठान लें और अपने असूलों पर डटे रहें तो हम आगे कर भी सकते हैं। आज का दिन साधारण इसलिए भी नहीं है कि आज 30 जनवरी है, आज गांधी जी की हत्या की गई थी। आज का दिन इसलिए भी साधारण नहीं है क्योंकि आज के दिन रोहित वेमुला का 27वां जन्मदिन है। गांधी को मारने वाले नथुराम गॉडसे की जो सोच थी वो आरएसएस और संघ परिवार से थी। आरएसएस को 1948 में बैन कर दिया गया था। 2015 में रोहित वेमुला जैसे नौजवान को संघ परिवार की सोच से प्रेरित हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और उनके साथ साजिश करते हुए सरकार की मंत्री और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उसको जीने की इजाजत नहीं दी। 67 रिपब्लिक डे हमने अभी मनाया, मगर वो जो सोच थी, जो एक खतरा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी रिपब्लिक के लिए, वो आज भी जिंदा है और वो आज भी जीवन ले रहा है। केवल रोहित वेमुला का नहीं, कालबुर्गी, दाभोलकर, पंसारे, तमाम जो राइट्स के नाम से हम जानते हैं, मगर जानते हैं कि उनके पीछे एक हाथ रहता है। चाहे वो 2008 में कंधमल हो, हमारे साथ जहाँ साथी बैठे हैं जिन लोग जो कंधमल से हैं और जिन्होंने उसमें इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो गुजरात के 2002 हो या
मुंबई का 1992 हो, वही साजिश, वही सोच इसके पीछे है। ये सोच हमारी रिपब्लिक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज मैं कम्युनल वायलेंस के विषय पर नहीं बोलूंगी, मगर उसका आज जिक्र करना आज की तारीख में बहुत जरूरी था। और उस सोच का क्या जोड़ है और वो सोच कितनी आसानी से जो ग्लोबल कैपिटल और कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके साथ उसकी कितनी आराम से सांठ-गांठ होकर आगे चला जाता है, ये उड़ीसा के लोगों ने हमको समझाया है और सिखाया है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। मेरे आज की अपने टॉक का अशोक बाबू मेमोरियल लेक्चर, और मेरा मानना है कि ऐसे एक्टिविस्ट के मेमोरियल लेक्चर पे बोलना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि कहीं पर यही हमारा असली परिवार होता है। मैं अपने आज की टॉक का नाम होलोग्राम डेमोक्रेसी रखूंगी, और वो मैं क्यों होलोग्राम डेमोक्रेसी कह रही हूँ उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगी। होलोग्राम शब्द हम में से कई लोगों ने 2014 की इलेक्शंस के चलते सुना था। मैं होलोग्राम का मतलब नहीं जानती थी, कभी सोचा नहीं था कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब बात उठी कि प्रधानमंत्री को वास्तव वाला देख के होलोग्राम में भी देख सकते हैं, तो जिज्ञासा हुई कि ये होलोग्राम क्या है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, हम लोग खुद उसका इस्तेमाल करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी वो डेमोक्रेसी को और लोगों को क्या देती है, ये हमेशा एक सवाल होता है और उसको सोचना होता है। क्योंकि मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेसी की नींव है उस पर आघात करती है, और हम लोग ने शायद उसके ऊपर सोचा नहीं काफी और बात नहीं की। और वो भी हमारी मीडिया का, जिसके ऊपर सुधीर भाई ने और बाकी लोगों ने मीडिया के बारे में भी बात रखी, वो भी एक मीडिया का खेल है। इतने ज्यादा न्यूज चैनल हैं, इतने ज्यादा अखबारें हैं, इतनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें अब पता नहीं चलती। तो इसकी जो चुनौती है वो समादृष्टि कहीं पर पूरी कर रही है, और कई एक्टिविस्ट इसमें लगे हुए हैं। मैं इसलिए इस जजमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस जजमेंट का नाम है राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। क्या यहाँ पे बैठे कुछ लोगों ने राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जजमेंट के बारे में सुना है या चर्चा की है? ये 10 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच, वहाँ पे सब बेंचेस में 2 जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का 10 दिसंबर 2015 का ये जजमेंट है। 10 दिसंबर हम में से कई लोग जानते हैं मानव अधिकार के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण दिन है। उसको विश्व भर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर 2015 को सुबह ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आना अपने आप में आज के समय का एक संदेश है कि ऐसी जजमेंट देते वक्त जजेस को शायद ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि आज 10 दिसंबर है। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट को ह्यूमन राइट से क्या लेना देना होगा, वो क्यों सोचे कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है कि नहीं। वो तो उनके बारे में ये ह्यूमन राइट्स का शायद शब्द बाहर के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, इसलिए उसके बारे में वो क्यों सोचे। मैं ये कहानी 1 जनवरी 2015 से शुरू करती हूँ। हम कुछ वकीलों को दिल्ली में फोन आया। अरुणा रॉय जो एक एक्टिविस्ट है राजस्थान में, वो और उनका जो ग्रुप है मजदूर किसान शक्ति संगठन, उन लोगों ने हमें फोन करके कहा कि राजस्थान में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस अपने आप में हम जानते हैं डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का अब एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। लेजिस्लेटिवली उसकी जरूरत रहती है। हो सकता है कि ऐसी कोई जरूरत पड़े, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, असेंबली सेशन में ना हो, एक ऑर्डिनेंस की पावर होती है एग्जीक्यूटिव के पास, वो होनी चाहिए। मगर हमने देखा है जैसे भूमि अधिग्रहण वाले ऑर्डिनेंस को
एनडीए की सरकार ने, मोदी की सरकार ने 3 बार वही ऑर्डिनेंस को बार बार निकाला, क्योंकि उनको मालूम था कि पार्लियामेंट में इसका विरोध किया जाएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अवॉइड करने के लिए ऑर्डिनेंस पावर नहीं दी गई थी, उसकी भी चुनौती अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार, जो वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री है, उन्होंने पास किया। उस ऑर्डिनेंस ने क्या कहा, वहां पंचायत इलेक्शन होने वाली है। हम जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे कायम करना जरूरी है, सशक्त करना जरूरी है, और उसमें लोगों की भागीदारी जरूरी है। और अगर आप उसके 73rd अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव्स पढ़े तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि डेमोक्रेसी को और ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाना, और विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग, महिलाओं का, कि उसमें भागीदारी को और सशक्त करने के लिए पंचायती राज सिस्टम का गठन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। राजस्थान सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया और इलेक्शन होने ही वाला था कि पंचायत इलेक्शन में कोई भी जिसने मैट्रिक मैंने 10वीं पास नहीं किया है, वो सरपंच या ग्राम समिति की इलेक्शन के लिए खड़ा या खड़ी नहीं हो सकती। अगर महिला है तो उसको ये 8वीं क्लास की, और जिला के लिए 10वीं, ग्राम पंचायत के लिए 8वीं, और महिला और एससी के लिए, SC ST के लिए 5वीं क्लास, नहीं तो साधारण को 8वीं क्लास। अगर आपके पास, और 8वीं क्लास या 5वीं क्लास आपको एक रेकग्नाइज्ड स्कूल से पास होनी चाहिए। अगर आप नहीं, के पास नहीं है ऐसा कोई स्कूल सर्टिफिकेट या कुछ भी सबूत, तो आप इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक फंक्शनल टॉयलेट अपने घर में नहीं है तो आप खड़े नहीं हो सकते। और तीसरी बात कही कि अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप खड़े नहीं हो सकते। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ राजस्थान के अंदर जो जब आंदोलन है, उन्होंने संघर्ष वगैरह किया। कुछ हालात आपके प्रदेश के जैसे ही है, मुख्यमंत्री और लोगों के बीच में कुछ बातचीत नहीं है, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। उस वक्त क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, राजस्थान हाईकोर्ट भी बंद था, सुप्रीम कोर्ट भी बंद था। राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने डालने की कोशिश की, उसको चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए ऑर्डिनेंस को, क्योंकि इलेक्शन 3 जनवरी को नॉमिनेशन खत्म होने वाली थी। जो चीफ जस्टिस थे राजस्थान हाईकोर्ट के, वो जोधपुर में छुट्टी मना रहे थे, तो हाईकोर्ट खुल नहीं सका। उन्होंने हम लोगों को फोन किया कि आप किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज डालिए, 3 तारीख को नॉमिनेशन बंद हो जाएंगे और 6 तारीख से इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का ये मानना है कि एक बार इलेक्शन शुरू हो जाए, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, तो फिर उसके बीच में कोर्ट को विघ्न नहीं डालना चाहिए, जो एक अच्छा रूल है। इसलिए हम लोगों को बहुत तेजी थी। 1 तारीख को हम लोगों ने अपना साल शुरू किया। दिल्ली में 2015 में तो काफी सर्दी थी। 1 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, जब मुझे पहली बार ये जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट क्रिसमस में, विंटर में, दिसंबर में क्रिसमस की ब्रेक होती है, वकेशन नहीं। आप जानते हैं शब्दों का लॉ में बहुत बड़ा मायने रहता है। वकेशन में वकेशन बेंच बैठता है, मगर ब्रेक में कोई वकेशन बेंच नहीं होता। तो ये अब मुझे अपने 25 साल की प्रैक्टिस में ये मालूम नहीं था कि अब ये ब्रेक है, इसलिए कोई जज अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ चीफ जस्टिस डिसाइड कर सकते हैं कि ये केस किसके पास जाएगा। चीफ जस्टिस साहब आंध्रा के रहने वाले थे, वो दिल्ली में नहीं थे। ठीक है, ब्रेक है, वो भी अपने घर जाएंगे। रजिस्ट्रार ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो उनके ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया, बैठे रहिए। पूरी 1 तारीख हम लोग वहाँ के बाहर सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे थे। 2 तारीख को हमको बोला गया कि वो आ रहे हैं और वो आके डिसाइड करेंगे। हम लोगों को 7 बजे शाम को बताया गया। हम लोगों ने अपनी पिटीशन वगैरह बना के फटाफट फाइल कर दी और लिख दिया कि 3 तारीख से 5 तारीख सोमवार थी, मुझे याद है, जनवरी की कोर्ट खुल रहा था। हमने कहा हमें 3 तारीख तक हियरिंग जरूर चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं होगी, 5 तारीख सुबह आप आ जाइए, मेंशन कर दीजिए। हमने सुबह जाके मेंशन किया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, वहाँ पे काफी बड़े बड़े वरिष्ठ वकील हमारे लिए पेश हुए, क्योंकि
सबको लगा ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरा डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और जो लोग उसमें आएंगे उसको बदल सकता है। मगर चीफ जस्टिस साहब ने नहीं माना, उन्होंने कहा अब 5 तारीख तक तो राजस्थान हाईकोर्ट खुल गया, आप वहां चले जाइए। इस सब करते कराते इलेक्शन शुरू हो गई। बहुत सी महिलाएं जो सरपंच रह चुकी हैं, ये पिटीशन हम किसके नाम से डाल रहे थे? एक महिला है वहां राजस्थान की, नरौती बाई, सरपंच रही है हरमरारा जगह की। सबसे पहले उन्होंने वो काम करती थी एक मजदूर की तरह सड़क बनाने में। जब 80 के दशक में राजस्थान में अकाल पड़ा और ये लोग सब सड़क बना रहे थे, इन लोगों को 7 रुपया प्रतिदिन तनख्वाह दी जाती थी सरकार की तरफ से। उस बात की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में की गई कि ये न्यूनतम वेतन से कम है। और वो संजीत रॉय नाम के, ये संजीत रॉय जिनको हम लोग एक्टिविस्ट बंकर रॉय जिन्होंने तिलोनिया शुरू किया उनके नाम से डालते हैं, उनका असली नाम संजीत रॉय है। उन्होंने अपने नाम से केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस में कि ये न्यूनतम वेतन ना देना बेकार है, फोर्स्ड लेबर है और सरकार को न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा। नरौती बाई का एक्टिविस्ट जीवन उस संघर्ष से 80 में शुरू हुआ। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मजदूर थी। तिलोनिया के पे रहते उन्होंने पंप ठीक करना सीखा। चलते चलते उन्होंने अडल्ट लिटरेसी क्लासेस ज्वाइन की, कंप्यूटर भी सीख लिया। वहां पे महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग तिलोनिया में चलाई गई। सरकार ने नहीं किया, लोगों ने किया। सरकार ने कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं किया। और इस तरह चलते चलते जब 73rd अमेंडमेंट हुआ और रिजर्वेशन हुआ, नरौती सरपंच बनी। उन्होंने सरपंच बन के स्कूल बनाए, सड़कें बनाई। और जब ये ऑर्डिनेंस निकला तो उन्होंने कहा मैं इसको चैलेंज करूंगी, क्योंकि मैं और लोगों ने जाके उनको इंटरव्यू किया, कई पत्रकार गए तो उन्होंने पाया पत्रकारों ने कि वो पूरा कंप्यूटर चलाती है। उन्होंने कहा आपको कौन से प्रोजेक्ट का फोल्डर देखना है, मैं वो फोल्डर खोल देती हूँ, मैं आपको पूरा हिसाब दिखाऊंगी, आखिरी पैसे तक का हिसाब मैं दिखा सकती हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट की क्या टाइमलाइन है मुझे मालूम है। कहती मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे सब आता है, मगर मैं 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट या 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट इस जीवन में नहीं पा सकती कभी, मगर मुझे काम करना आता है। आप मेरे काम का को देख लीजिए और बताइए कि मेरे काम में अगर मेरी पढ़ाई लिखाई के कारण कोई कमी हो तो मुझे इस पद से हटा दिया जाए। ऑर्डिनेंस पास करते वक्त ये भी कहा गया था कि देखिए बहुत भ्रष्टाचार हो जाता है, ये लोगों को जो जिनके लिए आरक्षित सीटें हैं, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई आती नहीं, इसलिए लोग इनका बेवकूफ बना लेते हैं, तो वो किसी भी चीज पे अंगूठा लगा देते हैं तो पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा मैं हर पैसे का हिसाब जानती हूँ, मुझे पढ़ना लिखना मैंने अपने आप को खुद सिखाया। वो ऑर्डिनेंस रहा, इलेक्शन हुई। नरौती बाई जैसी कई औरतें और कई पुरुष जो गरीब वर्ग के थे, दलित थे और एसटी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब के थे, वो लोग इलेक्शन में नहीं लड़ सके। कई जगहों पर राजस्थान के एक्टिविस्टों ने इसका मूल्यांकन किया, कई जगहों पर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे अगर आरक्षित सीट थी, क्योंकि कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। और इस तरह इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद असेंबली ने उसमें उस ऑर्डिनेंस को लॉ बना दिया। अब ऐसी सीट तो बहुत जल्दी फैलती है। चलते चलते हरियाणा में भी आप जानते हैं भाजपा की सरकार अब आ गई है। हरियाणा में भी इसी तरह का एक कानून पास किया। हरियाणा से भी एक महिला जिसने वहाँ की सरपंच रही है और जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और उस महिला का नाम है राजबाला। राजबाला वाले केस में बहस वगैरह हुई और जैसे मैंने कहा 10 दिसंबर को एक निर्णय आया, एक जजमेंट आई और उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये तीनों बातें, ये तीनों शर्तें जो सरकार ने रखी है ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल ठीक है, और जो इनको पूरा नहीं कर सकता उसको हटा दिया जाए, वो नहीं कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन, और जो पूरा कर सकता है सिर्फ वही इस
इसमें आगे बढ़ सकता है। अब मैं इस जजमेंट को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आखिर हमको समझना चाहिए। हम लोग बहुत बातें करते हैं, सीएम क्या कहता है, पीएम क्या कहता है, फलाना मंत्री क्या कहता है, पॉलिसी क्या कहती है, मगर हमारे देश में अभी भी जजमेंट क्या कहती है और जज साहब क्या कहते हैं, इस पर बहुत दबदबी आवाज में बातें की जाती हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो भी हमारे मौलिक अधिकार में है कि हम जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बल्कि जजमेंट्स को समझना पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर लॉ के खिलाफ अगर एक फोरम है जहां पर हम जा सकते हैं तो वो कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। इसलिए कोर्ट में क्या चल रहा है और क्या सोच है और क्या वो सोच डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में से तालमेल रख रही है कि नहीं, उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी जो बहुत जाने माने जूरिस्ट हैं, मेरे टीचर थे लॉ फैकल्टी में, उन्होंने एक शब्द का गठन किया जिसका नाम है डेमोस प्रूडेंस। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है ऐसी जूरिस्प्रूडेंस बनाना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाती रहे। हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो मानव अधिकार है, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है और उन्होंने इसका नाम रखा डेमोस प्रूडेंस। अब डेमोस प्रूडेंस की कसौटी पे आप देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट राजवाड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्या ये डेमोस प्रूडेंस की कसौटी पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती? कि आपने 8वीं पास करी है कि नहीं, या अगर आप महिला हैं या दलित हैं या SC ST हैं तो आपने 5वीं पास करी है। कोर्ट के सामने आंकड़े रखे गए थे, हवा में बात नहीं हो रही थी। 2011 का सेंसस आ चुका था, कोर्ट के सामने वो आंकड़े थे और कोर्ट ने वो आंकड़े अपनी जजमेंट में पूरा एक टेबल बना के रिप्रोड्यूस किए। वो आंकड़े हमें क्या बताते हैं हरियाणा के बारे में? वो आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा में 96 लाख वोटर है, उसमें से 42 लाख 42 लाख डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने में अगर ये वाली मापदंड को माना जाएगा। उन्होंने कहा हाँ 42 लाख लोग अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। तो कोई छोटे 4-5 पर दो, ये नहीं कि 2 लाख 1 लाख लोगों की बात है। उन्होंने कहा हाँ 42 लाख इसमें अब नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे। और उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें से 68% शेड्यूल्ड कास्ट औरतें रहेंगी और 41% शेड्यूल्ड कास्ट मेन रहेंगे, पुरुष रहेंगे, जो ये इलेक्शन नहीं लड़ सके। ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तर्क वहां पे दिया गया कि देखिए ये लग तो रहा है सबके ऊपर लागू हो रहा है, इसमें क्या है भाई, आपने नहीं पढ़ाई लिखाई, मगर इसका असर ज्यादा महिलाओं पे पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में खासकर गरीब वर्ग में या पिछड़े वर्ग में या दलितों में महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं, कम अपॉर्चुनिटी मिलती है एजुकेशन। उन्होंने कहा हाँ महिलाओं पे ज्यादा असर पड़ेगा। 68% दलित औरतें अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये सब बोलने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें ये आंकड़े वांकड़े का क्या मतलब है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इंग्लिश में 1 मिनट वो लाइन पढ़ दूं पहले, क्योंकि मैं उसका ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकती हूँ। वो कहते हैं द न्यूमेरिकल डायमेंशन ऑफ सच क्लासेस इन आवर ओपिनियन शुड मेक नो डिफरेंस। कि कितने भी ज्यादा लोग उससे इफेक्ट हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई न्यूमेरिकल डायमेंशन हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके आधे से ज्यादा औरतें इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट कहता है इसके न्यूमेरिकल डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने एक एडिशनल रीजनिंग दी, जो रीजनिंग चौंका देने वाली है, और आप लोग खुद सब आंदोलन और एक्टिविस्ट हैं और जानते हैं कि इस रीजनिंग में क्या सत्य या तथ्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन एसेंशियल, क्यों? इट इज ओनली एजुकेशन which gives a human being
the power to discriminate between right and wrong, good and bad. ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोल रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन, और कौन सी एजुकेशन, जो एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में मिलती है। एजुकेशन के तो बहुत तरीके होते हैं। नरोदी ने अपने आप को एजुकेट किया। वो कहते हैं केवल एजुकेशन जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन देता है उससे आपको सही और गलत की पहचान करने की आपके अंदर शक्ति बनती है, नहीं तो नहीं होती। इससे ज्यादा बड़ी गाली एक डेमोक्रेसी में लोगों को कभी नहीं मिली होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा जाता है। उन्होंने उसके ज्यादा तर्क भी नहीं दिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट नहीं है। उनको लगा ये सब बातें बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 बातें निकलती हैं इस एजुकेशन के पॉइंट से। रोहित वेमुला की डेथ से हमको क्या समझ में आता है कि आज भी एजुकेशन जो है वो अपर कास्ट, अपर क्लास का रिजर्व है, उनकी पकड़ है उसको। बहुत मुश्किल है उसको तोड़कर आगे निकलना। राइट टू एजुकेशन 2009 में निकला। उसके बाद सबको एजुकेट करने का एक फंडामेंटल राइट बना। सरकार कहती है उन्होंने स्कूल वगैरह चला रहे हैं, कोई भी अपने इलाके में, गांव में जाके देख ले कितने स्कूल है, कितनी टीचर है, क्या पढ़ाई हो रही है। ये रोज दिन अखबार में निकलता है कि स्कूलों में क्या चल रहा है। उसमें ये बोलना कि आपने एजुकेशन नहीं ली, उस समय जब स्टेट आपको एजुकेशन दे नहीं रहा था, तो ये किसका फेलियर है? वो इंडिविजुअल दलित महिला या दलित पुरुष को पीनलाइज किया जाएगा या उस स्टेट को पीनलाइज किया जाएगा जिस स्टेट ने वो राइट टू एजुकेशन हमें देने में नाकामयाब। इसका एक जो लॉजिक है कि आपने नहीं किया, जैसे कि अपनी मर्जी से लोग नहीं चाहते पढ़ना। मजे की बात यह है कि या अभी आप तमिलनाडु का उदाहरण देख लीजिए, जहां 3 लड़कियों ने खुदकुशी की क्योंकि वो जो कॉलेज के नाम पर एक ढांचा चलाया जा रहा था, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एजुकेशन उनको नहीं मिल रही थी। भीम राजस्थान में एक जिला है। 2 अक्टूबर 2014 में वहां की स्कूल की लड़कियों ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च किया जिला अधिकारी के यहाँ। उनकी मांग क्या थी? 10वीं कक्षा की लड़कियां थी। उनकी मांग थी हमारे स्कूल में 10वीं क्लास के लिए पिछले 6 महीने से टीचर नहीं है, टीचर की नियुक्ति कीजिए। स्कूलों में टीचर नहीं है, अगर आप नहीं पास करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपको इलेक्शन में खड़े होने की भी इजाजत अब देश में नहीं होगी। बिना लोगों के जीवन का स्टेट कैसे कार्य करता है, लोगों के जिंदगी की हकीकत क्या है, गरीब को गरीब होने के लिए पनिश किया गया है। पूरा जो बेसिस है, फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का, वो ये है कि आप अपने जीवन का निर्णय खुद करें। आपके गांव की क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपको आगे कैसे भविष्य चाहिए अपने लिए और अपने गांव के लिए, उसके लिए पंचायती राज सिस्टम खड़ा किया गया। और मेरा मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि ये जजमेंट इस जंक्चर पे आता है हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इकोनॉमी में, और उसमें मैं अभी आती हूँ। एक स्ट्रोक में आपने 68% उड़ीसा का गवर्नर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन ये चाहिए, आपको हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपको पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और आप इंसॉल्वेंट मतलब कि आपका दिवाला नहीं निकला होना चाहिए। बस ये बातें हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, और आप गवर्नर बन सकते हैं। वो गवर्नर जिसको पावर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस किसी भी स्टेट का भंग करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, उसके गवर्नर की क्राइटेरिया में कोई एजुकेशन का नहीं है। आपके एमएलए बनने के लिए
कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। आपका एमपी बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि 2014 की इलेक्शन में आप सबको याद होगा, क्योंकि वो इतनी बारी बोला गया कि वो दिमाग में बैठना ही पड़ा। चाय वाला होना और पिछड़ी जाति का होना की बहुत बातें की गई थी। अब वो चाय वाले जो बच्चा चाय बेच रहा था ट्रेन में, वो स्कूल गया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर वो प्रधानमंत्री आप बन सकते हो, मगर आप ग्राम समिति के मेंबर और सरपंच नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसमें 5वीं 8वीं की सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि देश तो असल में वही चल रहा है गांव में। आगे चलते हैं इस लॉजिक से। और दूसरा जो लॉजिक दिया गया कि ये लोगों को ऐसे अंगूठा लगा दिया जाएगा, इनको मालूम नहीं हिसाब किताब कैसे करते हैं, कम थी कि उनको मालूम नहीं था। पूरा हिंदुस्तान का इतिहास दिखाता है कि जितना पढ़ा लिखा उतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। तो भ्रष्टाचार और एजुकेशन का लिंक है, मगर वो कॉन्वर्स नहीं है, वो डायरेक्ट है। दूसरी बात आई कि फंक्शनल टॉयलेट आपके घर में होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा का केस था, कुछ आंकड़े रखे कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि हमने 12,000 रुपए टॉयलेट बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7.2 लाख हाउस होल्ड्स को हरियाणा में बांट दिया है, आउट ऑफ 8.5 लाख। तो बस कोई 1 लाख बचे हैं, बाकी 7.2 लाख के पास हमने 12,000 रुपया पर हाउस होल्ड दिया है टू कंस्ट्रक्ट अ टॉयलेट। अब वो कागज पे दिया है कि असल में दिया है, पैसा गया है नहीं गया, कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। स्टेट ऑफ हरियाणा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो उन्होंने कहा इसलिए जब उन्होंने पैसे दे दिए हैं और लोगों को बना लेना चाहिए था, अगर किसी ने नहीं बनाया तो वो उसकी गलती है। और ऐसा जना किसी भी हालत में ग्राम पंचायत में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें मॉडल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और ऐसे लोग मॉडल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं एक उनका कोट यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। तो कोर्ट ने कहा एज राइटली आपको एग्जाम्पल सेट करना है, और अगर आप इस तरह का काम करेंगे और नहीं बनाएंगे टॉयलेट तो आप अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे। हम जानते हैं कि एक स्वच्छ अभियान इस देश में शुरू हुआ है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलाना है, वो सरकार को चलाना है। इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट भूल गई, और वो ये कि 2011 का जो सेंसस है वो दिखाता है कि 29% हाउस होल्ड्स ग्रामीण इलाके में उनके पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। 27% हाउस होल्ड्स कच्चे झोपड़ी में रहते हैं। 38% का मड फ्लोर है हाउस। 25% एक रूम वाले में रहते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो होमलेस है। होमलेस इंसान या कच्चे घर या एक रूम वाले घर के पास मेरी समझ में टॉयलेट नहीं होता है, मगर हरियाणा सरकार कहती है उन्होंने बांटा है, वो जरूर बांटा होगा, क्योंकि हरियाणा में तो कभी हमने सुना ही नहीं कि कोई करप्शन या भ्रष्टाचार या राशन कार्ड। जब पीडीएस के बंटवारे की बात आती है या नरेगा के काम की बात आती है तो हमें कहा जाता है बहुत करप्शन हो रही है, बहुत करप्शन हो रही है, बंद कर दीजिए ये सब प्रोग्राम, क्योंकि ये पूरा पैसा जाया किया जा रहा है। और इस तरह बोला गया कि अगर आप हेल्थ, क्योंकि आप टॉयलेट अगर नहीं रखते तो आप किया जाता है, वही सब जानते हैं। इसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, हरियाणा में तो काफी प्रोस्पेरिटी है, तो हरियाणा में तो इस तरह की सुसाइड वगैरह होती नहीं, तो हमें उसके बारे में इस केस में सोचने की जरूरत है। और दूसरा, और मैं उनको ट्रांसलेट करूँ, उन्होंने कहा हमारा मानना है कि जो सचमुच में ऋण में दबा होगा क्या वो इच्छा करेगा कि वो ग्राम पंचायत का मेंबर बने? हमें नहीं लगता ऐसे व्यक्ति को ग्राम पंचायत का मेंबर बनने की इच्छा होगी। जो आज के पूरे अर्थव्यवस्था से पीड़ित है सबसे ज्यादा, वो उस अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए या उसको चुनौती देने के लिए ग्राम पंचायत में आना चाहे, ये इमेजिनेशन से ही बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा ऐसे लोग नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल ठीक बात है, अगर उनके ऊपर कर्ज है तो उनको नहीं आना चाहिए ग्राम पंचायत में। और ये बातें कहते हुए उन्होंने उसको, इन तीनों बातों को मान लिया और कहा कि इसलिए इनको ठीक मानते हुए ये कोई राइट नहीं है कि आप इलेक्शन में खड़े हो, आप बस वोट कर सकते हैं, आपका वोट लेने का अधिकार नहीं, डालने का अधिकार नहीं डालते, और उसको ले लिया गया। इस जजमेंट के बाद जैसे एक्सपेक्टेड था, बहुत सी एससी, दलित महिलाएं, गांव का भविष्य क्या हो, गांव किस तरह का हो, किस तरह की डेवलपमेंट हो, वो भी अलग होने की बहुत संभावना है। दो बातों से मैं खत्म करूंगी कि ये क्यों इस समय आ रहा है, क्या ये कोई एक्सीडेंट है या कोइंसिडेंस है हिस्ट्री का, ये उड़ीसा के लोग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक निराला, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी का मालिक है, सुप्रीम कोर्ट का एक निराला ऑर्डर आया था जिसको चलते एक मैजिस्ट्रेट साहब को पहाड़ी चढ़नी पड़ी थी, और पहाड़ी चढ़कर वहां पर लोगों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आप वो कंपनी की बॉक्साइट माइनिंग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। वो फोन आदिवासी जो थे, मुझे नहीं लगता उनके पास 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट हो, मुझे नहीं मालूम हमने क्यों उनकी राय ली, मगर उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, और उसको माना गया। उसकी एक फिल्म बनी है रेफरेंडम नाम की, उसको देश भर के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासी ये निर्णय कर सकते हैं कि उनको किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। इस जंक्शन पे जब भूमि अधिग्रहण, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पर पूरे देश में एक टक्कर चल रही है कि देश किस रूप में जाएगा, और उसी टक्कर के चलते एनडीए की सरकार को भी भूमि अधिग्रहण नियम पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि इस पर आंदोलन हुआ है, लोगों का आंदोलन हुआ है। उस समय ग्राम पंचायत की अगर आप कॉम्पोजिशन बदलें और जिनके ऊपर सबसे बड़ा भार होने वाला है उनको टेबल से ही फेंक दें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर जो भी फैसले होने हैं वो ज्यादा आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि उड़ीसा जैसी जगहों पर लोगों ने, सरकारों ने देखा है कि लोग जिद पर आ जाते हैं। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि पॉस्को को जमीन नहीं देगी, तो लोग वहां आदमी, औरत, बच्चे जमीन पर लेटकर संघर्ष करते हैं। इसलिए उन लोगों को हर निर्णय से हटा दीजिए, और जो डेमोक्रेसी का एक मजाक हमने बना लिया है कि आप जाके कई डिस्क्वालिफिकेशंस 1964 का है, मगर अमेंडमेंट उसकी कई बार हुई है, इस सेक्शन की ज्यादा नहीं थी। इसमें 2-3 है जो आपको देखने चाहिए। एक सेक्शन 25 का एक सब क्लॉज कहता है कि अगर आपको टीबी है तो आप पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये टीबी होना कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत लोगों को टीबी होता है, टीबी तरह-तरह का होता है, टीबी का इलाज हो जाता है, टीबी का कोई मायने ही नहीं है। मगर आज भी उड़ीसा के ग्राम पंचायत कानून में टीबी का जिक्र है एज ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग ग्राम पंचायत इलेक्शंस। दूसरा जिक्र है कि अगर आप डेफ एंड म्यूट है, माने आप सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, किसी का सोच हो सकती है कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे लगता है हमें इस पे गौर करना चाहिए। हमारे देश में बहुत बड़ी मूवमेंट है, डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट, उसकी भनक प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है, वो उसकी अलग-अलग बातें निकाल रहे हैं, कुछ कॉइनेज किया उन्होंने, कुछ शब्दों का उसको लेके। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देता है, वहां के एक जज का नाम है जस्टिस याकूब। जस्टिस याकूब बहुत बार हिंदुस्तान आते हैं, उन्होंने उनको कई लेक्चर्स, पब्लिक लेक्चर्स देते हैं, हमें से कईयों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट्स देते हैं। जस्टिस याकूब आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। जस्टिस याकूब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं। दुनिया में बहुत बदलाव आया है, जो सोच एक जमाने में थी वो आज मानव अधिकार की कसौटी पर नहीं खरी उतरती। इसलिए शायद हमें उड़ीसा का ग्राम पंचायत एक्ट उठा के देखना चाहिए।
और आखिरी उसमें है, और ये फिर से एक और पहले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया था कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो ग्राम पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मुख्यमंत्री बन सकते। यहाँ पर बेटा बेटी में कितना फर्क माना जाता है। और ये जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट के पास हरियाणा से आई, और हरियाणा का इस देश में सबसे खराब सेक्स रेशियो है, और इससे केवल इस बात को और बढ़ावा मिलेगा कि वो लोग अगर मालूम है कि वो भ्रूण महिला लड़की का है तो उसकी अबॉर्शन कराएं और वो बेटों की इच्छा रखेंगे। तो आप लोग अगर मौका मिले कि उड़ीसा का ग्राम पंचायत का सेक्शन 25 को जरूर देखिए, क्योंकि आज 30 जनवरी है, इसलिए एक बार और गांधी की कही हुई एक बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जब जज, पहले मैंने जैसे कहा कुछ लोगों ने अवार्ड वापस किए इस देश में, तो कहा गया देश की इमेज को खराब किया। लोग क्यों अवार्ड वापस कर रहे हैं, असल में क्या हो रहा है, इसमें कोई बातचीत नहीं हुई, देश की इमेज को ठेस पड़ रही। इसी तरह अगर आप जाए, मैं कश्मीर में थी तो वहां पर एक आर्मी के सामने मुझे एस्पा पे बोलने के लिए कहा गया, एक फॉर्मर जनरल आर्मी के थे, उन्होंने कहा एस्पा के बारे में एक छवि इन्होंने बना दी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि वो एक बुरा कानून है। एस्पा असल में बुरा है या नहीं, उसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहती आज, कि हमने छवि उसकी बना दी बुरी, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। तो ये जो होलोग्राम डेमोक्रेसी हमारे सामने आ रही है, उसमें लोगों को हटा दिया जाएगा और एक डेमोक्रेसी का हम खेल खेल रहे हैं, जिसमें जिन लोगों के जीवन पर उसका असर होगा वो उसमें नहीं रहेंगे। और उसके अंदर बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी आखिरी इंस्टीट्यूशन था जिस पर हमको कुछ भरोसा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णय लेगी तो वो उस होलोग्राम डेमोक्रेसी का वो आगे लेके जाएगा। इस जजमेंट का रिव्यू फाइल होगा और इसके ऊपर अभी लड़ाई आगे रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि यही कानून बनेगा हमेशा के लिए, मुझे पूरा भरोसा है कि इसके ऊपर जब आगे लड़ाई रहेगी, इसके ऊपर आगे बातचीत होगी, तो जिस डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन होता है उस कानून की जुडिशरी के बारे में एक चर्चा और बहुत जरूरी है। करप्शन की बात होती है, अभी पीछे जब आया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर कितनी बहस हुई इस देश में। मेरा मानना है करप्शन एक मुद्दा है, बिल्कुल उसको झेलना होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए उन लोगों की जो आदिवासी जीवन समझते हैं, जो महिला का जीवन समझते हैं, जो गरीब का जीवन समझते हैं, जो मजदूर का जीवन समझते हैं, जो उस हर पिछड़े वर्ग का जीवन समझते हैं। केवल कानून की पढ़ाई काफी नहीं हो, ये देश इन सबका है और उनको